दोस्तों, स्टडी विथ देवचलन में आपका स्वागत है। दोस्तों, पिछली वीडियो हमने बहराम शाह तक देख लिया था मध्यकाल इतिहास में दिल्ली सल्तनत में। आइए देखते हैं दिल्ली सल्तनत में ही अलाउद्दीन मसूद शाह, जिनका कार्यकाल 1242 से 1246 ईस्वी तक है। इनके नाइब हैं कुतुबुद्दीन हसन। अलाउद्दीन मसूद शाह के नाइब हैं कुतुबुद्दीन हसन तथा अमीर हाजिब एक बलबन है, इनको अमीर हाजिब कहा जाता है। तो बलबन को अमीर हाजिब के नाम से जाना जाता है। तो यह 2 साल तक शासन किया था, 4 साल तक, 4 साल तक यह शासन किया था। तो बलबन ने 1246 ईस्वी में अलाउद्दीन मसूद शाह को गद्दी से उतारकर इल्तुतमिश के पौत्र नसरुद्दीन महमूद को सुल्तान घोषित कर दिया। बलबन ने इनको गद्दी से उतार दिया। अलाउद्दीन मसूद शाह को गद्दी से उतारकर इल्तुतमिश के पौत्र नसरुद्दीन महमूद को सुल्तान घोषित कर दिया। इसके बाद नसरुद्दीन मसूद शाह 1246 से 1265 ईस्वी तक रहते हैं। नासरुद्दीन महमूद शमसी वंश का अंतिम शासक था। वह शांतिप्रिय शासक था। वह टोपियों को सिलकर और कुरान की आयतों को बनाकर अपनी जीवन का निर्वाह करता था। न्यायप्रिय शासक था, शांत शासक था। 1249 ईस्वी में बलबन ने अपनी पुत्री का विवाह नसरुद्दीन महमूद से कर दिया। इसके बाद नसरुद्दीन महमूद ने बलबन को उलूग खां की उपाधि प्रदान किया था। दोस्तों, बलबन को उलूग खां के नाम से जाना जाता है। इनको नसरुद्दीन महमूद ने ही उपाधि दिया था और नाइब इनको नियुक्त कर दिया वहां का। बलबन संपूर्ण शक्तियों का उपयोग करने लगा। नासरुद्दीन महमूद अपुत्र था, अतः 1265 ईस्वी में नासरुद्दीन महमूद की मृत्यु के बाद बलबन सुल्तान बन गया। आइए बलबन पे चर्चा करते हैं, जो एक प्रमुख शासक है। गयासुद्दीन बलबन 1265 ईस्वी से 87 ईस्वी तक शासन किया था। इनका वंश देखा जाए दोस्तों तो बलबनी वंश का है। इनकी इलबरी तुर्क इनकी जाति है। बचपन का नाम इनका बहाउद्दीन था। बलबन के बचपन का नाम बहाउद्दीन था। इलबरी तुर्की था या बलबनी वंश से संबंधित था। ग्वालियर अभियान के समय जलालुद्दीन बसरी ने इल्तुतमिश ने दिल्ली से बलबन को खरीदा था। इल्तुतमिश ने बलबन इल्तुतमिश का दास था। इल्तुतमिश ने बलबन को अपना खासदार नियुक्त कर दिया। कुछ समय के पश्चात बलबन को चालीसा दल का सदस्य भी नियुक्त कर दिया गया इल्तुतमिश के द्वारा। इल्तुतमिश इनको बहुत मानता था, मान सम्मान देता था। इनको अपना खासदार बनाया था तथा चालीसा दल में भी इनको नियुक्त कर दिया गया। इसके बाद पदोन्नति करता हुआ जो यह बलबन है, पदोन्नति करता हुआ बलबन सुल्तान के पद पर पहुंच गया। वह विभिन्न सुल्तानों के कार्यकाल में निम्न पदों पर रहकर कार्य किया था। जैसे सुल्तान हैं रजिया सुल्तान थे, उनके समय में यह अमीर शिकार के पद पर था। जो बलबन है रजिया सुल्तान के समय अमीर शिकार के पद पर था। बहराम शाह जब सुल्तान था उस समय अमीर आखूर के पद पर था। जब मसूद शाह सुल्तान था तो उस अमीर हाजिब के नाम के पद पर था। जब नासरुद्दीन महमूद सुल्तान बनता है तो नाइब ए माली मामलिकात पद पर यह नियुक्त था। नाइब का पद एक प्रकार का संरक्षक का पद था। सैन्य शक्तियां उसके अधीन रहती थी, लेकिन सुल्तान के बाद प्रमुख पद वजीर का होता था। या विभिन्न प्रकार की पद धारण किया था विभिन्न सुल्तानों के कार्यकाल में। अमीर शिकार, अमीर आखूर, अमीर हाजिब, नाइब मामलिकात आदि यह उपाधि धारण किया था, यानी आदि इसको पद मिला था। यह रजिया सुल्तान, बहराम शाह, मसूद शाह, नासरुद्दीन शाह आदि के कार्यकाल में यह कार्य किया था। जो गयासुद्दीन बलबन है इनका राज्याभिषेक बलबन ने 1266 ईस्वी में दिल्ली में अपना राज्याभिषेक करवाया।
राज्याभिषेक कराया और सुल्तान की गरिमा को स्थापित करने का प्रयास किया। सुल्तान बनने के बाद या राज्याभिषेक कराकर सुल्तान की गरिमा को स्थापित करने का यह प्रयास किया और सफल भी हुआ। राज्याभिषेक के बाद जिल्ले इलाही की उपाधि धारण किया था। जब यह सुल्तान बना था, जब यह अपना राज्याभिषेक करवाया था बलबन ने दिल्ली में, तो जिल्ले इलाही की उपाधि धारण किया था गयासुद्दीन बलबन ने। अगर राजतत्व सिद्धांत की बात की जाए दोस्तों बलबन के, तो बलबन का राजतत्व सिद्धांत दैवी राजतत्व के आधार पर आधारित था। यह दैवी राजतत्व के आधार पर का राजतत्व सिद्धांत था बलबन का। तो बलबन ने अपने को नियावत ए खुदाई यानी अल्लाह का प्रतिनिधि माना और जिल्ले इलाही अल्लाह का प्रतिनिधि बताया अपने आप को। इसके बाद बलबन ने राजतत्व सिद्धांत का विस्तृत उल्लेख भी किया है कि राजतत्व क्या है। जियाउद्दीन बर्नी की पुस्तक तारीख़े फिरोज शाही की बसाया नामक अध्याय में इसका मिलता है उल्लेख। इन्होंने राजतत्व सिद्धांत का विस्तृत उल्लेख किया है बलबन ने। इसके बाद बलबन ने अपने को फारस के अफरासियाब वंश का बताया कि मैं फारस के अफरासियाब वंश का हूँ, बलबन ने बताया। उसने दरबार में शराब, संगीत, नृत्य पर प्रतिबंध लगा दिया। बलबन ने दरबार में सिजदा और पाबोस की प्रथा का प्रचलन भी अपने दरबार में लागू किया। सिजदा और पाबोस की प्रथा यानी फारसी त्यौहार नरोज का भारत में प्रारंभ किया। उसने अपने शासन का आधार रक्त लौह की नीति को बनाया। आरिज ए मुमालिक इनका प्रमुख पद था। सिजदा और प्रबोस झुककर सलाम करना आदि यह लागू किया दोस्तों। रक्त और लौह की यह नीति अपनाई बलबन ने और विभिन्न कार्य किए हैं, जैसे दीवाने आरिज, जो अर्ज है दीवाने आरिज। बलबन ने दीवाने आरिज नामक सैन्य विभाग की स्थापना किया था। इस विभाग द्वारा सेनाओं की भर्ती करना, प्रशिक्षण देना, वेतन देना, सेनाओं का रखरखाव करना इत्यादि की जिम्मेदारियां होती थी। इस विभाग के प्रमुख अधिकारी को आरिज ए मुमालिक कहा जाता था। यह दीवाने आरिज अर्ज का यह कार्य किया था, एक विभाग की स्थापना किया था। सेनाओं की भर्ती, वेतन आदि का रखरखाव इसी के अंतर्गत रखा गया था। इसके बाद इमाद उल मुल्क को प्रथम आरिज ए मुमालिक बनाया गया था। ये तो दोस्तों पूछा था प्रथम आरिज ए मुमालिक कौन है, तो इमाद उल मुल्क है। कभी कभी बलबन स्वयं अपनी सेनाओं का प्रशिक्षण देता हुआ रेवाड़ी लेकर जाता था और वहां से शाम तक वापस लेकर आ जाता था। कभी कभी स्वयं प्रशिक्षण देने जाता था। बलबन की गुप्तचर व्यवस्था भी उच्च कोट की थी। बलबन के सफलता का सबसे बड़ा राज उसकी गुप्तचर व्यवस्था थी। बलबन सीधे अपने नियंत्रण में गुप्तचरों को वरीद कहा, सीधे अपने नियंत्रण में गुप्तचरों को रखता था, स्वयं उनकी नियुक्ति करता था। गुप्तचरों को उनके वरीद कहा गया। प्रत्येक इक्ताओं में गुप्तचरों का जाल बिछा दिया। इक्ता मतलब क्षेत्र में पूरे अपना फैला दिया गुप्तचरों को। कोई भी बात होगी तो उसे जरूर पता चलेगा। कार्य अगर देखा जाए तो तुर्कान ए चिहलगानी का विनाश करवा दिया बलबन ने। मौका पा करके एक के बाद एक चालीसा दल के सदस्यों को फांसी पर लटकाता रहा। इस प्रकार बलबन ने पूरे संपूर्ण तुर्कान ए चिहलगानी का विनाश कर दिया था, क्योंकि सारा खेल वहीं से होता था। किसको नियुक्त करना, किसको नहीं नियुक्त करना, क्या पास होना क्या नहीं, ये सभी जो नियम कानून सब बनते थे वहीं से बनते थे। इसलिए सबसे पहला कार्य बलबन ने यही किया, एक एक करके सबको समाप्त कर दिया। बलबन ने तुर्कान ए चिहलगानी का पूरी तरह से विनाश करवा दिया। सिख क्या है? सिख नामक इकाई का गठन बलबन द्वारा किया गया।
उसने प्रत्येक इकाइयों को सिकों में विभाजित कर दिया। सिक नामक इकाई जनपद स्तर की इकाई थी, या जनपद स्तर पर काम किया। इसके बाद दोस्तों देखते हैं बंगाल के विद्रोह का दमन, जो 1279 ईस्वी में हुआ था। 1279 ईस्वी में तुगरिल खां बंगाल में सुल्तान युगीसुद्दीन की उपाधि धारण करके अपनी स्वतंत्रता की घोषणा कर दिया। बंगाल में एक तुगरिल खां था, तो उसने 1279 ईस्वी में सुल्तान युगीसुद्दीन की उपाधि धारण कर दी। युगीसुद्दीन की उपाधि कौन धारण किया था? तो तुगरिल खां ने धारण किया था। धारण करके अपनी स्वतंत्रता की घोषणा कर दिया तथा अपने नाम के सिक्के जारी करवाया। बलबन ने तुगरिल खां के विरुद्ध विद्रोहों का दमन करने के लिए अवध के इख्तियार अमीर खां को भेजा, किंतु पराजित होकर अमीर खां जो था वह लौट आया। बलबन उसकी हत्या करवा दिया। जब वह लौटा तो बलबन ने उसकी हत्या करवा दी। तत्पश्चात अपने छोटे बेटे बुगरा खां को पश्चिमोत्तर सीमा से दिल्ली बुला लिया। उसी के साथ बंगाल के विद्रोहों का दमन करने के लिए बंगाल प्रस्थान किया। तुगरिल खां को जंगलों से निकालकर बंगाल लाया गया तथा विद्रोहियों के साथ उसकी हत्या करवा दिया गया और बुगरा खां को बंगाल के इख्तियार नियुक्त करके वह वापस दिल्ली चला आया। कौन? बलबन। इसके बाद देखते हैं दोस्तों मंगोल का आक्रमण 86 में हुआ था। मंगोलों का आक्रमण जब हुआ 1286 ईस्वी में। 1286 ईस्वी में मंगोलों से युद्ध करता हुआ शहजादा मोहम्मद मारा गया। शहजादा मोहम्मद की मृत्यु से सुल्तान बलबन बहुत दुखी हुआ। 1286 में मंगोलों का आक्रमण होता जिसमें शहजादा मोहम्मद मारा जाता है। इनकी मृत्यु से मोहम्मद जो सुल्तान था बलबन बहुत दुखी हुआ। उसका स्वास्थ्य गिरने लगा। अतः बुगरा खां को बंगाल से बुलाकर अपना उत्तराधिकारी नियुक्त कर दिया कि आप अपनी राजगद्दी संभालिए, अब मैं स्वस्थ हमारा ठीक नहीं है, अब मैं सुल्तान नहीं रह सकता। तब बलबन शहजादा मोहम्मद के पुत्र कैकवाद को उत्तराधिकारी बनाए जाने की घोषणा कर दिया। कैखुयारो बोलो चाहे कैकवाद बोलो एक ही है। किंतु 1287 ईस्वी में बलबन की मृत्यु के पश्चात दिल्ली का कोतवाल फखरुद्दीन ने कैसुसरो को सुल्तान का इख्तियार बना दिया और बुगरा खां के पुत्र कैकवाद, बुगरा कैसुसरो थे, कैखुअरो चाहे कैसुसरो, कोई भी कैखुसरो कहो चाहे कैसुसरो कहो। तो उसके बाद बुगरा खां के पुत्र कैकवाद को सुल्तान बलबन का उत्तराधिकारी नियुक्त कर दिया गया। फखरुद्दीन ने, वह कोतवाल था दिल्ली का, उन्हीं के द्वारा यह कार्य किया गया। अब क्या किया गया? तो बलबन ने दिल्ली में लाल भवन, एक था लाल भवन था, इसको बनवाया था बलबन ने, और भी कार्य किए थे। नहर का निर्माण भी करवाया था। सीमा चौकियों की स्थापना करवाया था। कृषि योग्य भूमि का विस्तार किया था। दिल्ली में तुर्कों को निर्मित करवाने वाला पहला मुस्लिम शासक यही था। दुर्गों को निर्मित कराने वाला पहला शासक बलबन ही था। गढ़मुक्तेश्वर की मस्जिद पर लेख लिखवाया और दिल्ली का नाम योगनीपुर रखा था। कौन? बलबन ने। दोस्तों बलबन बहुत काम किया था। इसके बाद दोस्तों देखते हैं कैकवाद। कैकवाद जब आया तो 1287 से 1290 ईस्वी तक यह शासन किया था। दिल्ली का कैकवाद, उसके बाद फखरुद्दीन का दामाद निजामुद्दीन आदि, इनकी कैकवाद के बाद फखरुद्दीन, फिर का दामाद, फिर निजामुद्दीन। पिता इनके थे दोस्तों बुगरा खां, इनके दादा का नाम था बलबन। तो देखते हैं क्या था कैकवाद के बारे में। जियाउद्दीन बर्नी के अनुसार सुल्तान कैकवाद बलबन के संरक्षण में रहा था। 17 वर्ष की अवस्था में सुल्तान बना था। वह न तो एक सुंदर स्त्री का चेहरा देखा था और न ही शराब का सेवन किया था, लेकिन सुल्तान बनने के पश्चात शराब का सेवन करने लगा। दिल्ली के कोतवाल फखरुद्दीन का दामाद मलिक निजामुद्दीन सुल्तान को और शराब की ओर प्रेरित करने लगा। इस स्थिति को देखकर वरिष्ठ तुर्की सरदारों ने बुगरा खां को दिल्ली आमंत्रित किया। बुगरा खां ने आने की सूचना पर
सुल्तान कैकवाद और निजामुद्दीन बुगरा खां की सेना को रोकने के लिए प्रस्थान किया। दोनों सेनाएं सरयू नदी के किनारे यानी घाघरा नदी के किनारे तट पर आमने सामने हुई, किंतु वरिष्ठ तुर्की सरदारों की मध्यस्थता के कारण बुगरा खां जमी पोशी की रस्म को अदा किया। सुल्तान कैकवाद को ग्लानि महसूस हुई तो वह बुगरा खां को गले लगा लिया और दिल्ली लेकर आया। बुगरा खां कैकवाद को समझाया था भी बुगरा खां ने कि आप ऐसा करो कि ना करो, लेकिन समझा बुझाकर वापस बंगाल वह चला गया था। तो कैकवाद ने मलिक निजामुद्दीन की हत्या करवा दिया और मात्र 7 दिनों तक शराब का सेवन नहीं किया। उसके बाद फिर से अतिशय शराब का सेवन करने लगा। इसके बाद 1290 ईस्वी में सुल्तान कैकवाद को लकवा ग्रस्त हो जाता है, लकवा मार देता है। तो अपने 5 वर्षीय पुत्र क्यूमर्स को सुल्तान बनाया और बना करके मलिक खिलजी को क्यूमर्स का क्षण शासक नियुक्त कर दिया। लेकिन मलिक खिलजी सुल्तान कैकवाद का आरिज ए मुमालिक सेनापति था। लगभग 4 माह के पश्चात कैकवाद और क्यूमर्स की 1290 ईस्वी में हत्या करके कैकवाद द्वारा बनवाए गए संपूर्ण जो अपूर्ण किलूगढ़ी है को महल को अपना राज्य में किलूगढ़ी में वह अपना राज्याभिषेक कराया और खिलजी वंश की नींव डाली, जिसे इतिहास में खिलजी क्रांति के नाम से जाना जाता है। दोस्तों, क्यूमर्स कैकवाद दोनों की वह हत्या कर दिया था। दोस्तों, इसके बाद दोस्तों मिलते हैं और बेहतरीन क्लास में खिलजी वंश से। तब तक के लिए धन्यवाद।